Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss about all the important MCQs related to your chapter resources and development, and this chapter is related to your geography section, and we will discussing these all the MCQs in detail, and these MCQs almost cover all the topics of your chapter. And remember, these MCQs are very important for your exam point of view, like your CBSE board exam. So without skipping the video, watch full video till end, okay? And if you like the video, please like, comment and share, and do subscribe to this channel, okay? So let's start the video and discussing about these all the important MCQs. चलिए फिर इंट्रो कंप्लीट हो चुका है, अब हम अपने काम की तरफ लौटते हैं और अपनी मातृभाषा की तरफ लौटते हैं। हमने काफ़ी इंग्लिश झाड़ ली है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अपने काम की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए फिर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। व्हाट इज अ रिसोर्स? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे रिसोर्स क्या होता है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो क्योंकि आपकी जो चैप्टर है उसका नाम ही रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर ये दिया है कि रिसोर्स क्या होता है। तो आप समझिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, क्या ऐसी कोई चीज़ जिसे हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैन मेड प्रोडक्ट, क्या रिसोर्स मैन मेड प्रोडक्ट होता है। तीसरा ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन, एनीथिंग फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई सी प्रोडक्ट को बनाया जा सके, है ना। तो इसका जो सटीक आंसर बैठता है वो आपका सी वाला आंसर राइट बैठता है। क्यों बैठता है वो समझ लीजिए, क्योंकि रिसोर्स क्योंकि रिसोर्स का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो समझिए। कोई भी रिसोर्स एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है, पहली बात आप ये समझिए। लेकिन वो सही मायने में रिसोर्स कब कहलाएगी, जब वो टेक्नोलॉजिकली असेसेबल होनी चाहिए, मतलब हम उसको टेक्नोलॉजिकली क्या कर पाएँ, यूज करने के लायक बना पाएँ, पहली बात, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल से मतलब ये है कोई भी रिसोर्स है जिसको आप खरीद पाएँ, मतलब आप उसको खरीद कर यूज कर पाएँ, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, साथ ही साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, यानी सोसाइटल लेवल पर वो रिसोर्स को लोग एक्सेप्ट भी करें। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तभी जाके कोई चीज़ क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है, ठीक है। तो इसका तीसरा वाला यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 100% करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। तो किसी भी तो अपना जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर किसी भी चीज़ का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया है नेचर एंड टेक्नोलॉजी आपस में रिलेशनशिप रखते हैं, तो पहला ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा दिया है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, क्या ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या ये सही है, बताइए आप लोग। तीसरा वाला दिया है एनवायरनमेंट एंड नेचर, क्या ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एंड लास्ट वाला दिया है एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, क्या ये इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब कैसे करेक्ट है वो समझिए। जो नेचर है ना, जो नेचर है उससे हमें क्या मिलता है, रिसोर्स मिलती है, ठीक है, पहला। दूसरा, अब इस तरीके से समझिए टेक्नोलॉजी, अब कोई भी रिसोर्स है ना, कोई भी रिसोर्स है उसको यूज करने के लिए हम टेक्नोलॉजी की हेल्प करते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्म करके यूज करने के लायक बनाया जा सके, ठीक है। तीसरा, इंस्टीट्यूशन, अब जैसे कोई टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहाँ सीखते हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर सीखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं कि नेचर में रिसोर्स मिला, ठीक है, अब उस रिसोर्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है, या यूज करने के लायक बनाएंगे, तो वो चीज़ें हम इंस्टीट्यूशन के अंदर सीखेंगे, फिर उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या यूज करने के लायक बना लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है और इसमें ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है कि जो आयरन ओर है वो किस टाइप का रिसोर्स है ना। तो आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो आयरन ओर है वो बायोटिक रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है, इसको कट कर देंगे। एंड फ्लो रिसोर्स है, नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एंड इसको भी आप कट कर देंगे। तो आप याद क्या रखेंगे कि जो अपनी आयरन ओर है ना, जो आयरन ओर है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आयरन ओर है ना वो अपने आप से ही जमीन के अंदर बहुत सालों में बनके तैयार हो पाता है, ठीक है। तो ये फिर से बनने में
इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस बात को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट, है ना। तो टाइडल एनर्जी को हम किस रिसोर्स के अंदर रख सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। तो टाइडल एनर्जी को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर बिल्कुल नहीं रख सकते, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अबायोटिक रिसोर्स है, नहीं इसको भी नहीं रखेंगे, एंड नॉन रिन्यूएबल इसको भी नहीं रखेंगे। तो फिर कौन सी रिसोर्स है, ये रिप्लेनिशेबल, है ना, ये रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है। रिप्लेनिशेबल को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड हाउ, क्या जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए और किस तरीके से। तो पहला वाला दिया है यस दे आर, हाँ ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो इसमें पूरा आंसर नहीं दिया क्योंकि हाउ भी पूछा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड दिया है दे आर नॉट, तो ये कह रहे हैं कि ये नेचर का फ्री गिफ्ट नहीं है, तो ये तो यहीं पर कट गया, ये तो है। तीसरा ऑप्शन बन रहा है यस रिसोर्सेस आर नर्चर्ड बाय नेचर, हाँ ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, और साथ में क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज आर नर्चर्ड बाय नेचर, ये हमें किससे मिलती है, नेचर से ही हम इनको प्राप्त करते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, मतलब रिसोर्सेज को बचाकर रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं, पहला ऑप्शन दिया है सो दैट दे डोंट गेट वेस्टेड, इसलिए उनको कंजर्व करना जरूरी है ताकि वो खत्म ना हो जाए। बी इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बी वाला ऑप्शन ठीक ठीक लग रहा है। सी वाला ऑप्शन फॉर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये तो इस बारे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हो गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसको काट दीजिए, ऊपर वाला भी काट दीजिए। ठीक है, एंड डी वाला ऑप्शन है फॉर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, तो ये भी आपका रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड है। तो ये तीनों ऑप्शन इस तरीके से कट जाते हैं और ऑप्शन बी यहाँ पर आगे निकल जाता है। ठीक है, 10% वोट से। तो ये जो ऑप्शन बी है ये आपका 100% ट्रू है। क्यों, इसमें बोला गया है कि रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, तो इसका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर बताया कि इरेशनल कंजम्पशन यानी गलत तरीके से जो है रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो रहा है, एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती हैं और मिल भी रही हैं, तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। वेल प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पहले ये मुझे ठीक लग रहा है, ये बाकी देखते हैं अभी। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देन यूजिंग देम अकॉर्डिंगली, क्या रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से बाद में इसको यूज करना चाहिए, ऐसा है। तो ये ठीक है बट ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसको यहीं पर कट कर देंगे। तीसरा, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट कीपिंग इन माइंड फ्यूचर जनरेशन, ये भी सही लग रहा है, तो अभी इसको भी यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। एंड ऑप्शन डी, यूजिंग मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, तो ये कुछ ठीक है पर इतना भी अच्छा नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर कट कर देंगे। ये दो बच्चे हैं, वेल प्लान यूज ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो बन रहा है ना इसमें, इसको कट कर दो, सबसे बेस्ट बनना है सी वाला, ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट बनना है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट माइंड द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे और आगे भी जब हम करेंगे इस चीज़ को, तो इस तरीके से होना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, है ना, और हमारी जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी वो सारी चीज़ें मिल पाएँ जो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी है, 2 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। कितने में पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स में, तो इसको आप एक तरीके से लर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती हैं उसको समझते हैं। पहला है रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, वो रिसोर्सेज जिनको हम फिर से बना सकते हैं या वो फिर से रिन्यू हो सकती हैं या रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, तो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ पर कट कर देंगे। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, वो रिसोर्सेज जो किसी एरिया में पाई जाती हैं लेकिन उनको अभी तक क्या नहीं किया गया, प्रयोग में नहीं लाया गया है, तो ये कुछ कुछ सही लग रहा है, होल्ड पर रखते हैं।
रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड दियर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, वो रिसोर्सेज जिनको अभी तक सर्वे कर लिया गया है और उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो यूटिलाइज करने के हिसाब से बहुत अच्छी है। क्या ये है? तो इसको भी होल्ड करते हैं, ये भी सही लग रहा है। थोड़ा सा इसको पेज को ऊपर कर लेते हैं। ठीक, दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग, क्या वो सारी चीज़ें होती हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलाकर बनती हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको कट कर देंगे यहाँ पर। डी वाला कट हो गया आपका, बी वाला भी सही लग रहा था, ठीक है, सी वाला भी ठीक है, पर ये ना डेवलप्ड, एक तरीके से जो डेवलप्ड स्टॉक्स है या डेवलप्ड रिसोर्सेस हैं उससे रिलेटेड ये आंसर है आपका, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेस करके होता है उससे रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बी वाला बनता है, रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूज्ड, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो किसी एरिया में पाई तो जाती हैं लेकिन उनको हम टेक्नोलॉजिकली असेसिबल नहीं कर पा रहे हैं या यूटिलाइज करने के लायक नहीं बना पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, सही लग रहा है, इसको होल्ड कर लेते हैं। रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, ऐसी रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू और रिप्रोड्यूस ऐसी रिसोर्सेज जिनको रिन्यू और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग, वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स बनती हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, तो चारों ही ऑप्शन इसके पिछले वाले क्वेश्चन के इसी में चिपका दिए हैं, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने बताया भी था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसका जो है फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा कि ऐसी रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के आपको क्या देने, एग्जांपल्स देने हैं कि कौन सी होती हैं जिनको कम्युनिटी, जिन पर कम्युनिटी का एक तरीके से हक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दिया है पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, रियल ग्राउंड्स, ये सारे कम्युनिटी ओन्ड होते हैं। दूसरा है प्लॉट्स, हाउसेस। तीसरा है एनर्जी, वाटर एंड फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फोना एंड फिशरी, ये सारे अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी ओन जो आपके रहते हैं, पब्लिक पार्क्स हो गए, ठीक है, प्लेग्राउंड्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए एंड बरियल ग्राउंड्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है कम्युनिटी के ही लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को यूटिलाइजेशन करते हैं, तो ये एक तरीके से कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो जाती हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं अब, व्हाट आर फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होती हैं वो समझते हैं, ठीक है। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर, क्या ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जिसको हम एक साल या उससे कम समय के लिए बिना एग्रीकल्चर किए हुए छोड़ देते हैं, जिससे अब ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी हो जाए, है ना। दूसरा ऑप्शन है वेस्ट लैंड्स, ठीक है, क्या जो फैलो लैंड्स होते हैं उनको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, या फिर ऐसी लैंड जिनको हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में क्या हो सकता है, जैसे रोड बना दी गई है ना, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी गई है, ठीक है, इसे बोलते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग बना दी है, फ्लैट्स बना दिए, मॉल बना दिए, उसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, है ना। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, ठीक है, या फिर ऐसी लैंड जिसको हमने इस कैटेगरी में डाल दिया है जिसमें कई तरह की अलग अलग कई प्रजातियों की ट्री क्रॉप्स यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, उसको हम बोलते हैं फैलो लैंड। इसके अंदर दो कैटेगरी होती हैं, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो, है ना। अदर देन करंट फैलो जो लैंड होती है उसको 1 से 5 साल तक के लिए बिना खेती किए हुए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो सके। और करंट फैलो में क्या होता है कि इसमें 1 साल या उससे कम समय के लिए जो जमीन है उसको बिना खेती किए हुए छोड़ दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये नहीं है बिल्कुल भी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये एकदम करेक्ट आंसर है ना। बाकी के ये वर्ग ये दोनों भी गलत हैं, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। अब इसमें से कौन सी जो मानव की गतिविधि है ना
मानव की कौन सी एक्टिविटी है, ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी है जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, है ना, जो पेड़ होते हैं इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। दूसरा ओवरग्रेजिंग का मतलब जैसे ये आपका मैदान है, ठीक है, ये आपका मैदान है, यहाँ पर ये आपके छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ बड़े भी लगे हैं, कुछ छोटे छोटे लगे। यहाँ पर क्या होता है, जो गांव में लोग होते हैं वो अपने जो भैंस हैं, गाय हैं, या जो भी पशु वो रखते हैं, जो अभी एनिमल्स वो पाल रहे हैं ना, उनको वो चराने के लिए ले जाते हैं इस जमीन पे, है ना। उसको बोलते हैं पास्चर लैंड। क्या बोलते हैं, पास्चर लैंड, ठीक है, चरने वाली जगह, चरने वाली भूमि, पास्चर लैंड, जहाँ पर अपने जानवरों को लोग चराते हैं। तो ओवरग्रेजिंग, एक तो ओवरग्रेजिंग एक्टिविटी हो गई ह्यूमन की, और दूसरी डिफॉरेस्टेशन हो गई। तो क्या इस वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन होता है। दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा बिल्डिंग एंड मेकिंग रोड्स, एंड चौथा है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, है ना। सबसे ज़्यादा तो जो पेड़ों की कटाई हो रही है, लोग अपने लालच के लिए पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हो रहा है, पेड़ काटने की वजह से क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो ज़मीन में जो उनकी रूट्स जाती हैं ना, ये मिट्टी को एक तरीके से होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, मिट्टी को होल्ड करके रखने का काम करती हैं ये रूट्स, ठीक है। तो जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो ये काम खत्म हो जाता है एक तरीके से। दूसरा, यहाँ पर जब ओवरग्रेजिंग होती है तो उससे क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, ये भी मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, इनकी जो रूट्स हैं, ठीक है। जब ओवरग्रेजिंग होगी तो जितने टाइम में वो ग्रो कर पाएंगे उससे जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी एक तरीके से। इधर जब जैसे मान लीजिए जो जानवर है उन्होंने इस एरिया में खा लिया, तो जब तक इस वाले को खाएंगे, अगर प्रॉपर तरीके से वो खाएंगे, तो जब तक इस वाले में खाएंगे तब तक यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, और इस वाले में खाएंगे तब तक यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये एक तरीके से साइकिल चलती रहेगी। लेकिन ओवर ग्रेजिंग से ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से भी क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, कि ये दो एक्टिविटी ह्यूमन की हैं जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंड डिग्रेडेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने दो तरीके बताए थे, इसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है, तो इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो, एफोरेस्टेशन, ये सही है। मोर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये भी ठीक हो सकता है पर इससे कुछ खास नहीं। ट्राई टू ग्रो प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरिया वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करके हम कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व। कीप इंजरी अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, तो इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका है वो एफोरेस्टेशन वाला है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में बताइए कौन से हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है ना। दूसरा फॉरेस्ट है, तो ये भी उतना सही नहीं लग रहा है। डेजर्ट डेन्यूडेशन ये भी कुछ सही नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। तो ये चीज़ें हैं जैसे कि आप याद रखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर पहला, दूसरा एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, तीसरा विंड, यहाँ पर आप याद रखें विंड, फिर आगे आप याद रखें फोर्थ वन ग्लेशियर्स, एंड फिफ्थ वन एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो डी वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया में जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी सॉइल है। तो यहाँ पर पहला दिया है ब्लैक सॉइल, तो ये तो नहीं है। दूसरा एलिवियल सॉइल, ये ठीक लग रहा है, होल्ड पर रख लेते हैं। रेड सॉइल भी नहीं है। और एरिड सॉइल, ये आपके राजस्थान वाले इलाके में मिलती है रेड सॉइल, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इलाकों में पाई जाती है वो है आपकी एलिवियल सॉइल, इसको आप याद रखेंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिवियल सॉइल आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। तो एलिवियल सॉइल जो है वो किस एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन है शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सेरेल एंड पल्सेस क्रॉप्स, दूसरा नट्स, तीसरा पाम, एंड फोर्थ वन है कॉटन। तो सबसे जो ज़्यादा, तो ये जो एलिवियल सॉइल है वो सबसे फेवरेबल होती है शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सेरेल एंड पल्सेस क्रॉप्स। तो ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप इसको याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ, तो ब्लैक सॉइल किसके लिए यहाँ पर फेवरेबल है, तो आप ध्यान देंगे पैडी एंड व्हीट, ये मैं बता चुका हूँ, एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छी उगाई जाती है। नट्स ये भी नहीं है, सेरेल्स में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनता है डी वाला, ऑप्शन डी यानी कि कॉटन। तो थोड़ा ऊपर करते हैं, ऑप्शन डी यानी कि कॉटन। तो जो आपकी ब्लैक सॉइल है ना, ये सबसे बेस्ट सूटेबल है कॉटन के लिए। और इसको अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ब्लैक सॉइल जो है इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल इसका नाम है, ठीक है। इस तरीके से भी एमसीक्यू आपका आ जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल को और हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं इसको, रेग्यूर, ठीक है। एंड एक और नाम है इसका, इसके कई सारे नाम है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और नाम क्या है इसका, एक और नाम होता है सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, ठीक है। अब ये क्यों कह रहे हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, ये इसलिए कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय पर क्या होता है, इस सॉइल के अंदर ना क्रैक्स पड़ जाते हैं। जैसे ये सॉइल है, इसके बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब बारिश होती है ना, पहली बार जब बारिश पड़ती है तो इसके जो क्रैक्स होते हैं उनके बीच में पानी भर जाता है। पानी भरने से क्या होता है, ये अपने आप से ही फ्लो हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किन एरियाज में पाई जाती है वो हम समझते हैं। कर्नाटक एंड केरल के एरियाज में ना, इसको क्रॉस कर दें, प्लेटियो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये कुछ सही लग रहा है, अब ऐसा मत समझ लेना इसमें बहुत सारे दिए इसलिए सही लग रहा है। राजस्थान एंड गुजरात एंड आसाम, इन सब एरियाज में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी वाला, प्लेटिव ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो सौराष्ट्र के अंदर आपका ये गुजरात वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर गुजरात लिखा गया तो वो भी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर आर रेड सॉइल्स मोस्टली फाउंड, तो रेड सॉइल ज़्यादातर किन एरियाज में पाई जाती है वो आप समझ लीजिए। डेक्कन प्लेट्यूज, पार्ट ऑफ उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक करेंगे केरल एंड कर्नाटका, जहाँ पर आपको ये सॉइल ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो ये दो ऑप्शन आप, ये वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है उसको समझते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है, डेनिडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो डेन्यूडेशन का मतलब होता है एक तरीके से मिट्टी का कट छट कर बह जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। चाहे वो विंड की हेल्प से हो सकता है, चाहे वो वाटर की हेल्प से हो सकता है ना, विंड या वाटर की हेल्प से हो सकता है, ठीक है। तो जो सॉइल होती है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो एक तरीके से कट छट जाती है और बाद में वो वॉश डाउन हो जाती है, चाहे वो वाटर की वजह से हो सकती है, चाहे वो विंड की वजह से हो सकती है। तो एक तो ये है। दूसरा, सॉइल इरोडेड बाय रिवर्स, क्या जो सॉइल है वो रिवर्स के द्वारा जो बहकर आती है उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। मडी स्टफ ब्लोन अवे बाय विंड्स, है ना, जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है वो हवा के द्वारा उड़ा के ले जाती है, क्या वो, उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोडेड बाय रेन्स, बरसात के द्वारा जो सॉइल बहकर जाती है, जो मिट्टी बहकर जाती है, क्या हम उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है वो ये है, डेनिडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी पहले कट छट जाती है एक तरीके से और बाद में वो पानी या हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली चलता है, तो डेन्यूडेशन एंड इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन एंड डेन्यूडेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो एक तरीके से सॉइल फॉर्मेशन का और इरोजन का ये जो प्रोसेस है ना, ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। एक तरफ सॉइल इरोजन होता है और दूसरी तरफ सॉइल फॉर्म होती रहती है। तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज, ठीक है। तो जो बहता हुआ जो पानी है ना वो यहाँ पर मिट्टी को काटता चला जाता है और उससे चैनल्स बन जाते हैं एक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो ये मेनली आपका जो है चंबल वाले इलाकों में देखने को मिलता है या पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है एक तरीके से मिट्टी कट जाती है और गहरे गहरे गड्ढे बनते चले जाते हैं और इनको हम बोलते हैं रेवाइंस। क्या बोलते हैं? रेवाइंस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इज इट कॉल्ड, ठीक है। जब मिट्टी की टॉप सॉइल है ना, जब टॉप सॉइल जो है वो पानी के साथ बह जाती है ना, तो क्या, तो उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लेयर इरोजन, पार्ट इरोजन, फ्लैट इरोजन, या फिर सीट इरोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है सीट इरोजन। आप लोग याद रखेंगे कि जब किसी सरफेस की जो टॉप सॉइल होती है या टॉप वाली जो लेयर होती है वो पानी की हेल्प से या पानी से क्या हो जाती है, हट जाती है, उसको हम बोलते हैं सीट इरोजन, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, सीट इरोजन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो था एक तरीके से ये जो मैंने ऊपर वाला बताया था ये गली इरोजन का पार्ट है, किसका, इसको हम बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है वो आपको समझाना है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स, कल्टिवेटिंग, मेकिंग स्टेप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ठीक है। तो आप ये समझिएगा ये जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन है ये तीनों ही गलत है यहाँ पर, और सही ऑप्शन है डी वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो फील्ड होता है, जो एरिया होता है खेत वाला, उसमें क्या कर दिया जाता है, बीच बीच में इस तरीके से स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, ग्रासेस की स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट आर शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, कल्टिवेटिंग, मेकिंग स्टेप्स, ये तो नहीं है, ठीक नहीं लग रहा। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, ये कुछ ठीक लग रहा है, होल्ड कर लेते हैं। प्लांटिंग ह्यूज बुश, प्लांटिंग डेजर्ट्स, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। प्लांटिंग नियर वाटर बेड्स, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तो इसको भी कट कर दो। अब इन दोनों में एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है, तो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, तो इसमें ना ये वाला जीत जाता है, ठीक है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, ठीक है। तो एक तरीके से क्या करते हैं, जो आपका एरिया होता है उसके चारों तरफ ना प्लांटिंग कर दी जाती है, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हवा होती है उसकी जो फोर्स होती है उसको ब्रेक किया जा सके, तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। What percentage of our land should be अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, 1952। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के दौरान हमारा जो एक तरीके से जो लैंड है ना उस वो कितना परसेंटेज एरिया कवर करता है फॉरेस्ट लैंड का, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट लैंड है वो कितना परसेंट एरिया कवर करती है वो यहाँ पर बताना है अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो ये है 33%, ठीक है, इतना होना चाहिए। क्वेश्चन है इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इंडिया है उसका जो टेरिटोरियल वाटर एक्सपेंशन है वो कितने डिस्टेंस तक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें 12 किलोमीटर, ये तो गलत है, ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक तरीके से टेरिटोरियल, मेरी बात को थोड़ा मेरी बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ। टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी लैंड बाउंड्री यहाँ पर खत्म हुई है और उसके बाद ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो हम वाटर में ना कितनी डिस्टेंस तक जाकर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो वाटर के अंदर भी एक तरीके से एक बाउंड्री होती है, ठीक है, तो उसका ही डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस तक हम इन चीज़ों को या रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें याद रखेंगे 12 नॉटिकल माइल्स तक हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज, ठीक। तो एक ऐसा एरिया जो एक साल में एक बार या उससे ज़्यादा बार सोन किया जाता है, उसमें बोया जाता है, ठीक है। साथ में जो नेट सोन एरिया होता है उस दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, तो आप याद रखिएगा उसको हम यहाँ पर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। ऐसा एरिया जिसमें एक साल में एक बार या उससे ज़्यादा बार खेती की जाती है, ठीक है। साथ में नेट सोन एरिया भी जो उसमें काउंट किया जाता है उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट या फिर प्रेजेंस ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स इन द सबसॉइल, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो आप इसमें याद रखिएगा, बहुत इजी है ये, कि जो है जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, उनके अंदर आयरन डिफ्यूज हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि जो रेड सॉइल होती है वो आपकी इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। और जो इग्नियस रॉक होती हैं वो एक तरीके से जो लावाज ऊपर निकल के आता है ना, उससे जो चट्टानें बनती हैं, उनसे जो रॉक्स बनती हैं लावा से,
उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, आयरन डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो रेड सॉइल होती है उसका कलर रेड हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया प्रायोरिटाइज रिसोर्सेज प्लानिंग, किस 5 ईयर प्लान में इंडिया ने जो है रिसोर्स प्लानिंग पर जोर दिया एक तरीके से, या रिसोर्स प्लानिंग को इम्पोर्टेंस दी है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए 5 ईयर प्लान क्या होता है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद हमने ना 5-5 साल का एक तरीके से प्लान तैयार करना स्टार्ट किया था कि हम इन 5 सालों में अपने देश को कहाँ लेकर जाने वाले हैं या कितना डेवलप करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर 5 साल का एक प्लान तैयार करती थी कि हम इन 5 सालों में कितना ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूछा जा रहा है कि किस 5 ईयर प्लान के अंदर रिसोर्स प्लानिंग को प्रायोरिटी दी गई थी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान दिया है, एनुअल प्लान दिया है, 10th 5 ईयर प्लान दिया है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तो ये सारे ऑप्शन ये जो नीचे वाले हैं सारे गलत हैं, और इसका आंसर सही है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी जो पहला 5 ईयर प्लान बना था गवर्नमेंट की तरफ से उसी में इसके बारे में बात करी गई थी, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, ठीक है। ये आप व्हाट इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, अब अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वर्ल्ड लेवल पर शांति भी बनी रहे, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सीजिंग रिसोर्स यूजेस, जो रिसोर्स का यूज़ होता है उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इससे तो और ज़्यादा अशांति फैल जाएगी, लोग मारने मरने पर उतर जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, जो रिसोर्सेस है उनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रख लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रख लेंगे तो अभी क्या यूज़ करेंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्स का क्या कर लेना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन कर लेना चाहिए, फिर तो और ज़्यादा मारामारी हो जाएगी, ठीक है, अगर रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है कि जो रिसोर्स है ना उसका एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए सभी, तो जो रिसोर्स है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी लोगों के बीच में, तभी जाकर हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छी तरीके से जी पाएंगे और शांति और एक तरीके से जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में शांति भी बनी रहेगी, ठीक है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल रिसोर्स डिप्लीशन, तो गांधी जी के हिसाब से है ना वो कौन सा मेन कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल रिसोर्स डिप्लीशन देखने को मिल रहा है ना, एक तरीके से जो रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म हो रही हैं या कम होती चली जा रही हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स, यहाँ पर दिया गया है, दूसरा दिया गया रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या फिर तीसरा दिया गया ह्यूमन ग्रीड एक्सप्लॉयटेशन फैसिलिटेटेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड द लास्ट वन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो है सबसे बेस्ट जो आंसर होगा आपका थर्ड वाला, ह्यूमन ग्रीड, है ना, कि इंसान का जो है वो लालच है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट होती जा रही हैं, क्योंकि लालच में क्या कर रहा है इंसान, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते जा रहे हैं जिससे कि जो रिसोर्सेज है उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा सके। तो जो इंसान एक तरीके से अगर इसको ओवरऑल समझें तो इंसान का जो लालच है ना ज़्यादा चीज़ें करने का, ज़्यादा पैसा कमाने का, उसी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो हर किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और कुछ ही जो लोग हैं उनके हैंड्स में सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये थर्ड वाला आप करेक्ट करेंगे, ठीक है, ह्यूमन ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेशन फैसिलिटेटेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, तो जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी जो एक 1987 में लाई गई थी उसमें प्राइमरी फोकस किस चीज़ पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए प्रपोजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, क्या इन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड कोई बात करी थी। दूसरा, पायनरिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, क्या ऐसा इन्होंने कुछ बोला था। एडवोकेटिंग गांधीयन फिलोसॉफी, क्या इन्होंने जो गांधीयन फिलोसॉफी है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया था, या ये सारी चीज़ें सही हैं इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, प्रपोजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पर जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी 1987 में, इसने पहली बार, इसी रिपोर्ट ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हेल्ड इन विच ईयर, तो ये जो समिट हुई थी वो किस ईयर में हुई थी, और साथ में आप याद रखेंगे ये जो समिट हुई थी वो ब्राज़ील के अंदर हुई थी, ये आप याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
1987 में, तो 1987 में तो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी। 1991 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1988 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका आंसर करेक्ट है। 1992 में क्या होता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होती है। और किससे रिलेटेड थी ये, एक तरीके से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर थी। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये समिट यहाँ पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, वो किस बुक के अंदर पब्लिश किया गया था। तो बुक का नेम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप याद रखें तो स्मॉल इज, हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में जो गांधीयन फिलोसफी थी ना, जो गांधी जी ने जो बात कही थी, अभी आगे आएगी, मैंने क्वेश्चन लिया है, गांधीयन फिलोसफी को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसका भी आप याद रखेंगे कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलोसफी के बारे में बात हुई है। बी वाला है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तीसरा है आर कॉमन फ्यूचर। तो आर कॉमन फ्यूचर बुक के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको पब्लिश किया गया था। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The oceanic resources beyond 200 kilometer exclusive economic zone can be termed as which of the following types of resources। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम 200 किलोमीटर से आगे चले जाएं, ठीक है, अगर हम 200 किलोमीटर से भी आगे चले जाएं पानी के अंदर, तो उस वाली, और वहाँ पर हमें कोई रिसोर्स मिलती है, तो उस रिसोर्स को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, क्या उस रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं, क्या उस रिसोर्स को हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स बोलते हैं, या फिर नेशनल रिसोर्स बोला जाता है, या फिर इंटरनेशनल रिसोर्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर से भी आगे जब हम चले जाते हैं तो इस रिसोर्स को हम बोल देते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये करेक्ट आंसर है इसका। लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग वॉट। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल क्या चीज़ उगाने के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप याद रखेंगे राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड। ये तो यहाँ पर नहीं उगाया जा सकता क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो फर्टाइल सॉइल है वो सबसे बेस्ट है एलिवियल सॉइल आपकी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है टी, कॉफ़ी एंड कैशनट। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे टी, कॉफ़ी एंड कैशनट, ये ठीक भी लग रहा है, होल्ड कर लेते हैं, आगे समझते हैं। पल्सेस, शुगरकेन एंड रेजिन्स, क्या हम ये चीज़ उगा सकते हैं, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है टी, कॉफ़ी एंड कैशनट। ठीक है, तो चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती बड़े आराम से लेटराइट सॉइल के अंदर की जा सकती है, आप याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं रिसोर्सेज के। ठीक है, क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाता है। क्या ये फ्लो रिसोर्सेज हैं, तो ये भी नहीं है। क्या ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, नहीं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और आप बड़े अच्छे से इसको समझ लेंगे। व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। ठीक है, तो प्लेन्स का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से समतल मैदान होते हैं, फ्लैट लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं, फ्लैट लैंड्स होती हैं, उनको हम प्लेन्स बोलते हैं। जैसे आप यूपी में रहते होंगे, है ना, जैसे आप बिहार के अंदर रहते होंगे, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो पर्सन रहते होंगे, तो यहाँ की जो लैंड्स हैं ना, और भी अदर हैं, तो यहाँ की जो लैंड्स हैं ना वो फ्लैट लैंड्स हैं एक तरीके, जहाँ पर हम बहुत ही आसानी से अपने घर बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से मॉल्स बनाए जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जा सकता है, रोड्स बनाई जा सकती हैं। तो उन एरियाज़ को या उन ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, उस भूमि को हम बोलते हैं प्लेन्स, है ना। 43% एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो प्लेन्स का एरिया है ना वो 43% है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा और मैं भी आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। जो पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आपका जो SST का 2025 और 2026 के लिए जो पूरा सेशन होने वाला है उसमें मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, है ना। तो उसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने अच्छे सेशंस मिल रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है आपको पेड कोर्सेज लेने की। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।